प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। और आप हमारे साथ कर रहे हैं ये एग्रीकल्चर के लेक्चर्स। इससे पहले हमने आपको एग्रीकल्चर की सीरीज़ में 5 लेक्चर पूरे के पूरे कंप्लीट करा दिए थे। आज ये इसका छठा लेक्चर होगा। अगर आपने उन 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको 5 के 5 लेक्चर मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको अब से कंटिन्यू रोज़ रात को 8 बजे एग्रीकल्चर का ये लेक्चर मिलता रहेगा। एग्रीकल्चर की सीरीज चलती रहेगी, तो आप सब वैसे ही इसे लाइक करिए जैसे लास्ट लेक्चर्स को आपने पसंद किया है और अपने दोस्तों में शेयर किया है। और जो भी हमारे कोर्सेज हैं इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए हुए, जैसे कि जो टेस्ट सीरीज़ है यूपी कैडेट ICAR और BHU के लिए, आप सब उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो भी 11th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, सिर्फ जो भी उनको ज्वाइन करना चाहता है वो भी व्हाट्सएप कर सकता है 9793 900 और 888 पर, ठीक है। तो ये दोनों जो भी चीज़ें हैं, एक टेस्ट सीरीज़ और ये 11th-12th बोर्ड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। इसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला पॉइंट है आपका कि सरसों का बोटेनिकल नेम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है ब्रेसिका स्पीसीज, ब्रेसिका स्पीसीज, ठीक है, ब्रेसिका स्पीसीज। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है यहाँ पर आपका, सरसों का गुणसूत्र कितना होता है, सरसों का गुणसूत्र कितना होता है। तो बच्चों सरसों का गुणसूत्र होता है 14, ठीक है। सरसों का गुणसूत्र कितना होता है, 14 होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में तिलहनी फसलों में सरसों या तोरिया का स्थान कितना है। भारत में एक प्रकार की जो ये सरसों होती है, कैसी फसल होती है, तिलहनी फसल होती है ना। भारत में तिलहनी फसलों में सरसों या तोरिया का स्थान कैसा है, कितना है, कौन सा स्थान है। ये है द्वितीय, यानी दूसरा स्थान है, ठीक है, यानी कि दूसरा स्थान है। ये आपको याद रखना है, दूसरा स्थान है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भंडारण के दौरान यानी स्टोरेज के समय पे एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के संक्रमण से हानिकारक रसायन उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बस एक पॉइंट दिया हुआ है, इसमें कुछ भी पूछा नहीं है आपसे, किस कवक के कारण ये संक्रमण उत्पन्न होता है ये पूछा जा सकता है आपको। तो ये याद रखना है कि भंडारण के दौरान एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के संक्रमण से हानिकारक रसायन उत्पन्न होता है, ठीक है। बस एक पॉइंट ऐसे ही से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि सरसों या तोरिया में तेल की मात्रा कितनी होती है। सरसों या तोरिया में तेल की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है 30 से 48% जो होता है वो तेल की मात्रा पाई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सरसों उगाने में प्रथम जिला कौन। यूपी के अंदर सरसों उगाने में प्रथम जिला कौन है, यानी सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ पर उगाई जाती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको याद रखना है कि आगरा, ठीक है, आगरा में सबसे ज़्यादा सरसों जो है वो उगाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, सरसों या तोरिया का टेस्ट वेट कितना होता है। सरसों या तोरिया का टेस्ट वेट कितना होता है, टेस्ट वेट कितना होता है। तो देखिए सरसों या तोरिया का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 3 से 3.5 ग्राम, यानी 3 ग्राम या तो 3 से लेकर 3.5 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है। सरसों या तोरिया का टेस्ट वेट जो होता है वो 3 से लेकर 3.5 ग्राम के बीच में होता है। अगला पॉइंट है आपका, अगला है यहाँ पर, अगला पॉइंट दिया हुआ है सफ़ेद सरसों। सफ़ेद सरसों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। सफ़ेद सरसों यहाँ पर देखिए लिखा है पूसा कल्याणी, ठीक है, पूसा कल्याणी। आगे देखेंगे, सरसों का फल क्या कहलाता है। सरसों का फल क्या कहलाता है, सरसों के फल को क्या कहते हैं। सरसों के फल को कहा जाता है सिलिकुआ। क्या कहते हैं, सरसों के फल को कहते हैं सिलिकुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सरसों की बीज दर कितनी होती है। सरसों की बीज दर कितनी होती है। सरसों की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सरसों की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सरसों की खेती के लिए उचित तापमान कितना होता है। सरसों की खेती के लिए उचित तापमान कितना होता है।
सरसों की खेती के लिए जो उचित तापमान होता है इसकी खेती करने के लिए, वो तापमान होता है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है तापमान? 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि ब्रेसिका ट्रायंगल दिया था, किसने दिया था? ब्रेसिका ट्रायंगल दिया था, ये किसने दिया था? तो इनका नाम आपको याद रखना है, नागाहेरू ने दिया था। ब्रेसिका ट्रायंगल किसने दिया था? ये दिया था नागाहेरू ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरसों के बाद अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। फूल गोभी का बोटेनिकल नेम आपसे पूछा है, फूल गोभी का वनस्पतिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर फूल गोभी का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है ब्रेसिका ओलिरेशिया। ब्रेसिका ओलिरेशिया, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बल्कि आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में लिख लीजिए। ब्रेसिका ओलिरेशिया, ये इसका क्या होता है? ब्रेसिका यहाँ पर इसका जीनस होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो ये ब्रेसिका लिखा है ये इसका क्या होता है? ये होता है जीनस होता है इसका। और यहाँ पर जो ओलिरेशिया दिया हुआ है, ओलिरेशिया जो दिया है ये होता है स्पीसीज़, इसे स्पीसीज़ कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसकी वैरायटी दी है, लास्ट में वैरायटी कह लो या प्रजाति कह लो आप। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला जो ब्रेसिका है, ब्रेसिका है क्या चीज़? आपका जीनस। इसके बाद ओलिरेशिया है, ओलिरेशिया आपकी स्पीसीज़ है या फिर स्पीसीज़ हो गई। इसके बाद जो आपकी ये वैरायटी लिखी है, क्या लिखी है वैरायटी? वोट्राइटिस। ठीक है, वोट्राइटिस ये है इसकी वैरायटी का नाम। आप इसे मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लो, वोट्राइटिस। ठीक है, वोट्राइटिस। ठीक, तो ब्रेसिका ओलिरेशिया वोट्राइटिस ये इसका नाम होता है फूल गोभी के वनस्पतिक नाम का। ठीक, तो ये कंप्लीट आप याद रखिए। इसमें ब्रेसिका जो होता है वो आपका क्या बताया हमने? जीनस। ओलिरेशिया जो होता है वो आपका स्पीसीज, और इसके बाद ये क्या है? ये इसकी वैरायटी है वोट्राइटिस। ठीक, वैरायटी कह लो, प्रजाति कह लो, या फिर सब स्पीसीज भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट दिया है फूल गोभी की फैमिली कौन सी है? फूल गोभी की फैमिली कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्रूसीफेरे, क्रूसीफेरी, इसकी फैमिली कौन सी है? क्रूसीफेरी। ठीक है, अगला है पॉइंट फूल गोभी का गुणसूत्र कौन सा है? फूल गोभी का गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र होते हैं फूल गोभी में? तो आपको याद रखना है कि फूल गोभी में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, फूल गोभी में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। अगला है फूल गोभी को कहते हैं, फूल गोभी को क्या कहते हैं? फूल गोभी को कहते हैं कर्ड। फूल गोभी को कहते हैं, फूल गोभी को कर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ड कहा जाता है फूल गोभी को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका फूल गोभी को क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद है भारत में फूल गोभी का आगमन कब और किसके द्वारा हुआ? भारत में फूल गोभी का आगमन कब और किसके द्वारा हुआ? तो याद रखिएगा कि भारत में फूल गोभी का आगमन 1822 ईस्वी में, भारत में फूल गोभी का आगमन 1822 ईस्वी में डॉक्टर जेम्सन के द्वारा हुआ। ठीक है, भारत में फूल गोभी का आगमन कब हुआ? 1822 में डॉक्टर जेम्सन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए, 1822 ईस्वी में डॉक्टर जेम्सन के द्वारा हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? अगर आपसे पूछे कि फूल गोभी में जो भाग हम लोग खाते हैं सब्जी के रूप में, तो वो भाग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है कि कर्ड या पुष्पक्रम होता है। वो जो भाग हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो भाग होता है हमारा कर्ड या फिर पुष्पक्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फूल गोभी की बीज दर कितनी होती है? फूल गोभी की बीज दर कितनी होती है? तो फूल गोभी की बीज दर होती है 500 से 750 ग्राम। ठीक है, 500 से 750 ग्राम जो होती है वो फूल गोभी की बीज दर होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला जो पॉइंट आपसे कह रहा है कि स्कूपिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? स्कूपिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि ये जो प्रक्रिया होती है ये फूल गोभी से संबंधित है। ये प्रक्रिया फूल गोभी से संबंधित है। अब एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि स्कूपिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब जब डिटेल में हम लोग इसे पढ़ेंगे। जैसे कि अब हमारे द्वारा लॉन्च किया गया कोर्स है 11th एग्रीकल्चर, ठीक है, और 12th का बोर्ड एग्रीकल्चर, है ना। तो जब आप उन
क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ेंगे 11th में 12th में, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से जो भी चीज़ें बुक्स में दी गई हैं आपके, उनका उनका अध्ययन कराया जाएगा जब, तो वहाँ से बेसिक आपका बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, फिर आपको कोई इस तरह की चीज़ों में डाउट नहीं आएगा, है ना। तो आप सब लोग जो भी 11th और 12th में हैं, या फिर अगर आप नहीं हैं तो आपके फैमिली में कोई ना कोई होगा, या फिर आपकी अगर जानकारी में भी कोई ना कोई है, जैसे कि मान लीजिए आपके आसपास कोई स्कूल है या फिर वहाँ पे आने वाले कुछ बच्चे हैं जिन्हें आप जानते हो, तो आप उन तक ये बात पहुँचाइए कि हाँ 11th और 12th के लिए अगर आप कोचिंग करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारा पूरा सिलेबस कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बहुत ही कम फीस में, वो अभी डिसाइड नहीं की गई है। तो जल्दी ही जैसे ही स्टूडेंट्स मैक्सिमम ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड कर दी जाएंगी और कोर्स भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, बेस आपका अच्छा रहेगा, तो आप आसानी से आपका जब आप 12th करके पास आउट करोगे तो यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, है ना। तो आप सब लोग इसे ज्वाइन करिए। अगर आप 11th और 12th में हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। 97 93 900 888 पर व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे स्कूपिंग क्रिया यहाँ पर हम लोगों ने देख ली बच्चों कि ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है फूल गोभी से। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि फूल गोभी की प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम पर डाली जाती हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, डेली करंट अफेयर है, बहुत सारा जीएस का पार्ट होता है ना। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट को देखोगे आप, वहाँ पर एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम तक पहुँचोगे। चलिए, फूल गोभी की प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसमें से एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैंने वहाँ पर दिए हुए हैं। फूल गोभी की प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो फूल गोभी की प्रजातियाँ होती हैं पूसा हिमज्योति। ठीक है, आपको याद रखना है कि फूल गोभी की प्रजाति कौन सी है, पूसा हिमज्योति, अर्ली कुंवारी या पूसा दिवाली सितंबर, या फिर पूसा कतिकी और पूसा कतिकी, ठीक है, या स्कूपिंग भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रजातियां दी हुई हैं ये किससे संबंधित है, ये सारी प्रजातियां जो हैं वो फूल गोभी से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ब्लांचिंग किससे संबंधित है। ठीक है, ब्लांचिंग किससे संबंधित है, तो ये इसका पॉइंट था। ठीक है, ब्लांचिंग किससे संबंधित है, ये संबंधित है फूल गोभी से, या फिर स्क्रूपिंग भी संबंधित है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि स्क्रूपिंग किस क्रिया से संबंधित है। तो ब्लांचिंग या फिर स्क्रूपिंग दोनों ही अगर आ जाए आप पूछे, दोनों के बारे में जान लीजिए कि ब्लांचिंग और स्क्रूपिंग दोनों ही फूल गोभी से संबंधित क्रिया होती हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि सभी कोल क्रॉप्स में मादा अंग पहले परिपक्व हो जाता है। सीधा एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको इसके बस ये पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है कि सभी जो कोल क्रॉप्स होती हैं उनमें मादा अंग पहले परिपक्व हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे पत्ता गोभी का बोटेनिकल नेम आपसे पूछ रहा है, पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। पत्ता गोभी का भी आपको याद रखना है। इससे पहले मैंने आपको किसका बताया था, अभी फूल गोभी का मैंने बताया था ब्रसिका ओलेरेशिया, और उसकी प्रजाति कौन सी थी, वो ट्राइटिस, है ना, वैरायटी। ठीक है, तो आपने उम्मीद है लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप मुझे बैक करके वीडियो को लिख लीजिएगा देखकर। अब देखिए पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है ब्रसिका ओलेरेशिया, और इसकी वैरायटी क्या है, इसकी वैरायटी है क्या लिखा है, कैपिटाटा। ठीक है, कैपिटाटा, तो ब्रसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा इसकी वैरायटी है। ये क्या है, इसकी वैरायटी है। ठीक है, तो इसका वनस्पतिक नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग पत्ता गोभी के फल का प्रकार। अगर फल का प्रकार आपसे पूछेगा तो फल का प्रकार कैसा होता है, सिलिकुआ। ठीक, सिलिकुआ होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर पत्ता गोभी का दूसरा नाम क्या होता है। पत्ता गोभी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोबी कह सकते हो आप, क्या, या फिर कमर कल्ला कह सकते हो, या फिर कई जगह क्या कहा जाता है, बंद गोभी भी कहा जाता है। पत्ता गोभी को बंद गोभी भी कहा जाता है। ठीक है, बंद गोभी कहते हैं, कमर कल्ला कहते हैं, या फिर कोबी कहा जाता है। तो ये पत्ता गोभी के ही नाम है अलग अलग। चलिए आगे देखेंगे पत्ता गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है। इससे पहले हम लोगों ने फूल गोभी में देखा था कि उसका जो खाने वाला भाग होता था वो क्या होता था, वो उसका पुष्पक्रम होता था। ठीक है, तो जो पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी में जो खाने वाला भाग होता है वो होता है पत्ता। ठीक है, पत्ता यानी हेड, प्रजाति पूसा मुक्ता, प्राइड
ऑफ इंडिया, है ना। कुल मिला के इसमें आपको इतना याद रखना है कि पत्ता गोभी में जो खाने वाला भाग होता है वो उसकी पत्तियां ही होता है, पत्ता होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, पत्ता गोभी की पछेती किस्म की बीज दर कितनी होती है। पत्ता गोभी की पछेती किस्म की बीज दर कितनी होती है। तो पत्ता गोभी की पछेती किस्म की बीज दर होती है 375 ग्राम। पत्ता गोभी की पछेती किस्म की बीज दर कितनी होती है 375 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी गुण का कारण क्या है। पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी गुण का कारण क्या है। तो याद रखिएगा कि इंडोल 3 कार्बिनोल, इंडोल 3 कार्बिनोल जो होता है ये कैंसर प्रतिरोधी गुण रखता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पत्ता गोभी में महक किसके द्वारा होती है। इसमें एक महक होती है पत्ता गोभी में, वो महक किसके द्वारा होती है। तो ये होती है सिनग्रीन के द्वारा, सिनग्रीन के कारण होती है, ठीक है। पत्ता गोभी में जो महक होती है वो किसके कारण होती है, सिनग्रीन के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सभी कोल क्रॉप्स में, सभी कोल क्रॉप्स में डिमेंथिल ट्राइसल्फेट पाया जाता है ना। सभी कोल क्रॉप्स में डाइमेथिल ट्राइसल्फेट पाया जाता है। ये पॉइंट आपको बस ऐसे ही याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, ड्राई मेथिल ट्राइसल्फेट पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गोभी हम लोगों ने देख लिया, इसके पहले फूल गोभी देख लिया, पत्ता गोभी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे गांठ गोभी, ठीक। फूल गोभी, पत्ता गोभी और अब देखेंगे हम लोग गांठ गोभी। तो देखिए गांठ गोभी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर, उसके बारे में पूरा का पूरा देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि गांठ गोभी का वनस्पतिक नाम पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा कि जो गांठ गोभी का वनस्पतिक नाम होता है वो होता है क्या, ब्रासिका ओलियेशिया, यहाँ पे लिखा है ब्रासिका ओलियेशिया। और अगर वैरायटी आपसे पूछे तो ये भी आपको याद रखना है कि कोलोरोपा, ठीक है, कोलोरापा इसे पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें भी आपको वही है, ब्रासिका क्या है इसका, ब्रासिका इसका जीनस है, ओलियेशिया क्या है, स्पीसीज है, और या फिर जो वैरायटी है कोलोरापा, इसे क्या कह सकते हैं, सब स्पीसीज कह सकते हैं, या फिर प्रजाति कह सकते हैं, या फिर वैरायटी कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, गांठ गोभी का दूसरा नाम क्या है। गांठ गोभी का दूसरा नाम क्या है। ये गांठ गोभी का दूसरा नाम होता है, इसे कहते हैं गंध गोभी, नाल खोल कहते हैं, या फिर कई जगह क्या कहा जाता है, कंटी गोभी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। गांठ गोभी का ये बाकी, गांठ गोभी के ये बाकी नेम है, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं, गांठ गोभी में विटामिन पाई जाती है। गांठ गोभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि गांठ गोभी में विटामिन ए और सी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गांठ गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा है। गांठ गोभी में खाया जाने वाला भाग होता है फूला तना, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, गांठ गोभी में तीखेपन का क्या कारण है। जो गांठ गोभी होती है इसमें जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो गांठ गोभी में जो तीखेपन का कारण होता है, जो इसमें तीखापन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण इसमें तीखापन पाया जाता है, तीखापन पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, गांठ गोभी में बीज की मात्रा कितनी होती है। गांठ गोभी में बीज की मात्रा कितनी होती है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है इसमें बीज की मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बच्चों, हम लोगों ने सरसों देख ली, फूल गोभी देख ली, और फूल गोभी देख ली, सरसों, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, ठीक है। 4 चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग देखेंगे कपास के बारे में, 5वीं चीज़ देखते हैं, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, इसमें जितना कि आपके एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इन्हें पढ़ते चलिए। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं बार बार ये कहता हूँ आपसे कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए, इससे सस्ती और बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9793 900 और 888 पर, इस पर व्हाट्सएप करिए आप। टेस्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और लास्ट जब लेक्चर कंप्लीट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे भी आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देसी कपास का बॉटेनिकल नेम पूछ रहा है आपसे, देसी कपास का वनस्पतिक नाम पूछा है आपसे, तो देसी कपास का वनस्पतिक नाम क्या होता है? इसका होता है ग्रॉस्पियम। ग्रॉस्पियम, ये देखिए स्पेलिंग इसमें आप एक एक नोट कर लीजिए, बल्कि जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसे ग्रॉस्पियम वो चीज़ भी आप लिखिए। इसमें लिखा है ग्रॉस्पियम आर्बोटियम, ठीक है, आर्बोरियम, ठीक, ग्रॉस्पियम आर्बोरियम, ये आप लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। देसी कपास की बीज दर कितनी होती है? देसी कपास की बीज दर होती है 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देसी कपास की बीज दर कितनी होती है? ये होती है 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बीज दर देख लिया हम लोगों ने 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला है देसी कपास का गुणसूत्र कितना होता है? देसी कपास में गुणसूत्र, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने देखा था सरसों का गुणसूत्र। सरसों का गुणसूत्र था कितना? 14। इससे पहले क्या देखा था गुणसूत्र, और किसका देखा था? फूल गोभी का देखा था। फूल गोभी का गुणसूत्र कितना होता है? 18, ठीक है। तो इससे पहले, इसके बाद क्या देखा था? अभी क्या देख रहे हैं? देसी कपास, ठीक है। तो ये देसी कपास का जो गुणसूत्र होता है ये होता है 26। देसी कपास के गुणसूत्र कितना? 26। सरसों का कितना? 14, और फूल गोभी में 18। चलिए, उम्मीद है आप सबको याद रहेगा और आप सब इस लेक्चर को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में। तैयारी करने वाले यूपी कैडेट, ICR, BHU सभी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर देसी कपास का गुणसूत्र कितना है? 26 है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट आपको दिया है अमेरिकन कपास का। अच्छा, देसी कपास का हम लोगों ने देख लिया था, देसी कपास का यहाँ पर देखा था हम लोगों ने क्या? बोटेनिकल नेम देख लिया था, वनस्पतिक नाम इसका देख लिया था, ग्रॉस्पियम आर्बोरियम, ठीक है। और एक होता है हमारा अमेरिकन कपास, या फिर इसे अमेरिकन कपास होता है, तो इसका भी आपको याद रखना है। इसका होता है ग्रॉस्पियम, तो होता ही है, ग्रॉस्पियम के साथ साथ हैरीसुटम, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? हैरीसुटम, ग्रॉस्पियम हैरीसुटम, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो देसी कपास होती है उसमें होता है आपका आर्बोरियम, आर्बोरियम, और जो आपका अमेरिकन कपास या विदेशी कपास कह सकते हो आप इसे, जो विदेशी कपास होती है उसका क्या होता है? ग्रॉस्पियम हैरीसुटम, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी है? अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी है? 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी इसका नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सब इसे खूब शेयर करेंगे, ठीक। अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है? अमेरिकन कपास की बीज दर होती है 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला पॉइंट है अमेरिकन कपास की संकर बीज दर कितनी है? अमेरिकन कपास की जो संकर बीज दर होती है वो होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, विश्व में कपास सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है? विश्व में कपास सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है? तो याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कपास अमेरिका में ही पैदा होता है, ठीक है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कपास पैदा होता है, ठीक। अमेरिकन जो कपास है उसका गुणसूत्र कितना होता है? 52 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी कपास से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या फिर एग्रीकल्चर के बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आप सब इसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और मैक्सिमम अपने साथ में पढ़ने वाले लोगों की भी शेयर करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और 11th और 12th का जो भी हमने लॉन्च किया हुआ है, अभी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, अभी तो इसका कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। 11th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में जो भी जानकारी है ना, एग्रीकल्चर वालों के लिए, सिर्फ PCM PCB के लिए अभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर 11th 12th के लिए है। तो इसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 97 93 900 888 पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब शेयर करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।